नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव पर। जो बात हम महीनों से कह रहे थे, लगातार इंटरनेशनल पॉलिसी पे बात करते हुए, डिप्लोमेसी पे बात करते हुए, मैं कम से कम ये बात लगातार कहता आया हूं कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत खतरनाक है। डर यह है कि कभी किसी लड़ाई में तीनों फ्रंट एक साथ खुल जाएं। अभी तक यह रहा कि बांग्लादेश कभी इसमें शामिल नहीं हुआ। जब बांग्लादेश वाला युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसमें चीन शामिल नहीं हुआ, तो हमें एक जगह कंसंट्रेट करना पड़ता था। दरअसल पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, जिसमें बांग्लादेश अलग से बना था, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को यही हुआ कि जो दो तरफ से वो घिरा हुआ था, अब वो नहीं रह गया। लेकिन मोदी सरकार ने जो अपनी विदेश नीति अपनाई है, जो डिप्लोमेटिक फेल्योर हुआ है, उसकी वजह से अब यह खतरा बेहद खतरनाक बनकर सामने आ गया। हम ये बात कह रहे थे तो बहुत सारे लोग कहते थे आपको डिप्लोमेसी क्या पता है, आप ये कह रहे हैं, आप वो कह रहे हैं। लेकिन अब भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने ये बात कही है, और ये बात भी उन्होंने कही है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो कि एक थिंक टैंक है, उसकी एक पत्रिका, उसकी जो सालाना एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के विमोचन का अवसर था दिल्ली में, और वहां पर उन्होंने ये बात कही। उन्होंने कहा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच अगर किसी भी तरह का रणनीतिक सहयोग होता है तो उसका सीधा असर भारत की सुरक्षा पर पड़ेगा। यह वही बात है जो हम लोग लंबे समय से दोहरा रहे थे। और फिर बता दूं कि सीडीएस कोई मामूली नहीं होते हैं। हमारी तीनों आर्मीज में जो सबसे सीनियर होता है, सबसे ज्यादा डेकोरेटेड जो ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर सीडीएस बनता है, हमारी तीनों सेनाओं का चीफ। अगर वो, यानी कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ये बात कह रहे हैं, तो ये बात समझने वाली है कि कितनी खतरनाक बात है। अभी पाकिस्तान के साथ जो स्कर्मिश चली है, जो झड़प हुई है, 87 घंटों के लिए जो झड़प चली है, उसमें यह खतरा ज्यादा खतरनाक होकर हमारे सामने आया है। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान का 80-90% जो हथियार है वो चाइना से आता है। तो चाइना एक तो पाकिस्तान को हथियार जबरदस्त दे रहा है, बदले में बलूचिस्तान हो, चाहे एनडब्ल्यूएफपी हो, चाहे दूसरे इलाके हों, इन इलाकों में चीन ने जबरदस्त इन्वेस्टमेंट किया है, जिसका प्रॉफिट वो लेके जा रहा है। यानी चाइना पाकिस्तान के बीच में जो दोस्ती हुई है, उसको आप कह सकते हैं ऑल वेदर फ्रेंडशिप। यह ऐसी दोस्ती है जिसमें चीन लगातार खड़ा रहा पाकिस्तान के साथ। बीच में यह भी खबर आई कि हमारा इंटेलिजेंस इनपुट भी जो है वो चाइना को उसने अवेलेबल कराया। एक और हमारे जो आर्मी ऑफिसर हैं इंडोनेशिया में, उन्होंने ये बात कही थी। उन्होंने जो बात कही थी उसमें बिल्कुल साफ था कि इस युद्ध में चीन डायरेक्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान को हर तरह की मदद पहुंचाता रहा। और वहां के मंत्रियों ने साफ साफ बयान दिया कि हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ हैं। यहां तक कि अफगानिस्तान की तरफ से भारत के सपोर्ट के लिए जब एक बयान आता है, उसके तुरंत बाद हम खबर क्या देखते हैं कि चाइना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का एक फोटो आ जाता है। अफगानिस्तान में भी चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और हर देश को इन्वेस्टमेंट चाहिए। अफगानिस्तान में भारत ने भी बहुत इन्वेस्ट किया है, लेकिन जितना चाइना इन्वेस्ट कर सकता है, शायद हम उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो चाइना और पाकिस्तान का यह एंगल तो एकदम क्लियर है, बताने की जरूरत ही नहीं है। बांग्लादेश में जब से सरकार गिरी है, मोहम्मद यूनुस वहां के राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत विरोधी भावनाओं को लगातार भड़काया जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ अभियान चले, भारत के खिलाफ अभियान चले, और पाकिस्तान से दोस्ती के दावे किए जा रहे हैं। बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के मंत्रियों की भी कई तस्वीरें साथ में आ चुकी हैं। बांग्लादेश में भी चाइना अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और सोचिए वो कितना खतरनाक मसला है। अगर आप भारत का नक्शा देखें तो एक जगह ऐसी आती है जहां नीचे बांग्लादेश, उधर चाइना, और पतला सा हमारा इलाका पड़ता है जो हमको जोड़ता है सेवन सिस्टर्स के साथ, जो हमको जोड़ता है नॉर्थ और ईस्ट के साथ। अब बांग्लादेश में चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट कर रहा है। बांग्लादेश लगातार चाइना के करीब जाने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब एक कॉम्बिनेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान का, जो हमारे लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। ये मोदी सरकार के डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा फेल्योर है। एक और देश देखिए जिसकी सीमाएं हमसे लगी हुई हैं,
वो है श्रीलंका। श्रीलंका में जब आर्थिक संकट आया था तो हमने काफी सहायता की थी उनको आर्थिक संकट से निकालने के लिए। अभी श्रीलंका में जो पोर्ट का मामला था वो भी सॉल्व हुआ, मोदी जी गए थे, उद्घाटन वगैरह किया, अदानी को वहां काम मिला, ये सब हम जानते हैं। चाइना में जो सरकार आई है वो वामपंथी सरकार मानी जाती है, वो चीन के साथ भी बहुत अच्छे रिश्ते रख रही है। उसके रिश्ते पाकिस्तान के साथ भी बुरे नहीं हैं और बांग्लादेश के साथ भी बुरे नहीं हैं। मैं 1971 याद दिला दूं कि 1971 में जब भारत ने अपना एयर स्पेस बंद किया था इंदिरा गांधी जी ने, ताकि सीधे पाकिस्तान बांग्लादेश अपनी जहाज़ों को ना भेज पाए, उस समय हो ये रहा था कि पाकिस्तान से जहाज़ें श्रीलंका जाती थी और वहाँ फ्यूलिंग वगैरह करके फ्यूल वगैरह भरा के बांग्लादेश आती थी। इंदिरा गांधी ने जब कहा श्रीलंका से, तो श्रीलंका ने अपना एयर स्पेस या अपने अड्डों पर पाकिस्तानी जहाज़ों के रुकने पर पाबंदी लगा दी, जिसके चलते उनको पूरा इलाका घूम के आना पड़ता था, जिसका फ़ायदा हमको 71 के युद्ध में मिला। लेकिन आप देखिए भारत और पाकिस्तान का जब स्कर्मिश होता है, 87 घंटे ये बवाल चलता है, श्रीलंका उस समय हमारे पक्ष में कोई बयान नहीं देता है। श्रीलंका ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बराबर की दूरी बना के रखी और मैं बता चुका हूं कि श्रीलंका के अंदर भी चाइना का इन्वेस्टमेंट जबरदस्त है। यानी अगर संघर्ष की कोई स्थिति आती है तो वहां से भी हमें कोई मदद मिलने की उम्मीद नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की मदद करेगा, लेकिन हमारी भी मदद नहीं करेगा। यानी सारे पड़ोसियों को हमने हाथ से खो दिया है। आपको याद होगा सार्क बना था, सार्क में भारत था, बांग्लादेश था, नेपाल था, पाकिस्तान था, भूटान था, इस तरह के तमाम सारे देश थे, नेपाल था, और खेल भी हुआ करता था, मीटिंग्स हुआ करती थी, सार्क गेम्स हुआ करते थे, ये सब कुछ हुआ करता था। 2014 के बाद से सार्क को लगभग पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। एक ऐसा मंच जिस पर हम अपने सारे पड़ोसियों के साथ बातचीत करते थे, उस मंच को ही लगभग बंद कर दिया गया। ना तो सार्क गेम्स हो रहे हैं और ना ही लंबे समय से कोई सार्क की मीटिंग हुई है। अब चाइना और पाकिस्तान मिलकर एक नए तरीके का सार्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें भारत होगा कि नहीं होगा हम नहीं जानते हैं। यानी सारे पड़ोसी एक संगठन में होंगे और उस पर वर्चस्व चाइना का होगा। चाइना को उसमें शामिल कर लिया गया, जबकि सार्क के साथ ऐसा नहीं था। ये हमारे खिलाफ पड़ोसी देशों का कॉम्बिनेशन है। आप सोचिए ये क्या डिप्लोमेसी है जिसमें हमने अपने सारे पड़ोसी देश एक एक करके खो दिए। नेपाल से किसी सहायता की उम्मीद नहीं है। नेपाल भी लगातार चाइना के करीब जा रहा है। नेपाल में आप जाइए, अगर जाकर देखेंगे तो चाइना ने ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पर। भूटान चाइना के करीब जा रहा है। ये ज़रा से छोटे छोटे से देश हैं, लेकिन हैं तो सर्वसंप्रभुता संपन्न देश, जिनकी अपनी सरकार है, जिनकी अपनी महान जनता है, जिनकी अपनी महान परंपरा है और जो भारत के साथ हमेशा मित्रतापूर्ण संबंध में रहे हैं। इनसे भी हमारे रिश्ते अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तो ये कौन सी डिप्लोमेसी है? अभी ब्राजील में एक और सम्मान मोदी जी को मिल गया। ये कौन सी डिप्लोमेसी है? ये कौन सी चीजें हैं जिसके बाद दुनिया में कोई एक देश हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं होता है? मोदी जी को 20-22 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, लेकिन जब पाकिस्तान का मामला आया तो कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। क्यों आखिर? यह अगर डिप्लोमेसी का फेल्योर नहीं है तो क्या है? जनरल साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ है। वो एक ऐसे पद पर हैं कि ये नहीं कह सकते कि डिप्लोमेसी का फेल्योर है, लेकिन ये जो खतरा वो बता रहे हैं कि बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान के बीच में अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ये भारत के लिए बड़ा खतरा होगा। इसका मतलब यही है कि अपनी डिप्लोमेसी से हमने एक एक करके सारे पड़ोसियों को खो दिया है। बाहर घूमना, लगातार विदेश जाना, सम्मान पाना, ये सब कुछ तो चल रहा है, लेकिन डिप्लोमेसी ऐसी हो रही है कि हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। और सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, हरकतें कई सारी ऐसी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिससे दुनिया में सिर्फ बदनामी होती है। जैसे मालदीव वाला मामला आपको याद होगा। लक्षद्वीप चले गए मोदी जी, उसके बाद बायकॉट मालदीव का ट्रेंड चलने लगा। जो काम डिप्लोमेटिक चैनल से चुपचाप शांति से पीछे से होना चाहिए था, उसको एक पब्लिक इशू बना दिया गया मालदीव की जनता और भारत की जनता के बीच। नतीजा क्या हुआ? कोई फायदा हुआ उससे? क्या मालदीव का पर्यटन हमारे न जाने से चौपट हो गया, या फिर क्या अब लोग मालदीव नहीं जा रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। अभी हाल में मालदीव को अच्छी खासी हमने फिर से सहायता दी है। ऐसे ही आप देखिए रॉयटर्स, दुनिया भर में बेहद इज्जत से पढ़ा जाने वाला अखबार है। हम लोग भी जब इंटरनेशनल
न्यूज़ बनाते हैं तो राइटर्स खोल के पढ़ते हैं, देखते हैं राइटर्स उस पर क्या कह रहा है। उस राइटर्स के ट्विटर हैंडल अचानक लॉक हो जाते हैं और वहां लिखा हुआ यह आता है कि लीगल डिमांड के रिस्पांस में इनको इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया है। यह लीगल डिमांड सिर्फ और सिर्फ सरकार कर सकती है। जब मामला बढ़ा तो सरकार ने कह दिया टेक्निकल ग्लिच था। ऐसे ही जब पाकिस्तान वाले यूट्यूब चैनल और बाकी सब इंस्टाग्राम अकाउंट वगैरह दोबारा हो गए थे, अनबैन हो गए थे, तो भी कहा गया टेक्निकल ग्लिच थी, बाबू की गलती थी। इस बार भी कह दिया गया टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन एक्स ने सामने आकर कहा कि कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं था, हमसे लीगल डिमांड की गई थी और उसके बाद राइटर्स को खोल दिया गया। ये क्या कर रहे हैं आप? मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां राइटर्स का अकाउंट ब्लॉक होता है। किसी अखबार का अकाउंट ब्लॉक करने का क्या मतलब है? और इससे भी ज्यादा हास्यास्पद बात आपको मैं बताऊं कि जब राइटर्स का अकाउंट ब्लॉक किया गया था तो भी राइटर्स की वेबसाइट आराम से खुल रही थी। अब दुनिया भर में संदेश क्या जाता है कि भारत की सरकार एक अंतरराष्ट्रीय अखबार के अकाउंट को बंद कर रहा है। ठीक है, आपने टर्की के अकाउंट्स बंद किए, समझ में आता है कि टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। पाकिस्तान के अकाउंट बंद किए, समझ में आता है कि पाकिस्तान के साथ आपका तनाव चल रहा था। लेकिन इंग्लैंड के साथ तो हमारा कुछ नहीं है, फिर राइटर्स को बंद करने की क्या जरूरत थी? कुल मिलाकर हुआ क्या? बंद भी नहीं हुआ और फालतू की भद पिटी। ये तो 2 उदाहरण मैंने दिए, ऐसे कितने ही उदाहरण आप देखेंगे तो आपके सामने आ जाएंगे। और इन सब से हुआ यह है कि हमने अपने पड़ोसी खोए और दुनिया भर में हमारी इमेज एक लोकतांत्रिक लिबरल देश की जगह एक अलग तरह की बनी, जिसका सिर्फ और सिर्फ हमें नुकसान हो रहा है। तो मोदी जी को सम्मान जितने भी मिल जाएं, अगर इमेज देश की खराब हो रही है, अगर देश के साथ मुश्किल के वक्त में कोई खड़ा नहीं हो रहा है, तो इन सम्मानों का क्या फायदा है? बताइएगा मुझे कमेंट में। बताइएगा क्या सोचते हैं आप मोदी जी की डिप्लोमेसी के बारे में। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।